कुछ काम जो हमें करना है वो ऐसे 320 के अंदर करना है, तो ये बस डिटेल में बता दो ये क्या है बेटा। ऐसे 320 किसकी बात करता है सर? मटेरियलिटी की बात करता है। सबसे पहले तो यूज समझो, उसके बाद देखेंगे ये निकालना कैसे है, मटेरियलिटी निकालनी कैसी है। देखिए मटेरियलिटी कहाँ यूज होती है भाई, सबसे पहले सोचकर बताओ। सर आपने स्टार्टिंग पहली क्लास में बताया था कि अपने को किसी आइटम की कितनी चेकिंग करनी है, आइटम की चेकिंग मतलब नंबर की चेकिंग। उसके लिए अपने को रोमम चाहिए था और दूसरी चीज क्या चाहिए थी? मटेरियलिटी चाहिए थी। मतलब इस मटेरियलिटी और रोमम के बेस पे अपने सैंपल निकले थे और अपन ने चेकिंग की थी। याद है सही बच्चों को? बिल्कुल सही बात है। तो सर ये प्लानिंग स्टेज पे बड़ी हेल्प करने वाली है। कौन सी स्टेज पर? सही बच्चे बोलकर बताएंगे कौन सी स्टेज पर हेल्प करने वाली है? प्लानिंग स्टेज पर हेल्प करने वाली है, ये बताने के लिए कि अपने को कितनी चेकिंग करनी है सैंपल में हेल्प करेगी, जो कि मैंने आपको हेल्प की थी। दूसरा एक और जगह हेल्प करेगी भाई, ये कहां पे सर? मान लो आपने प्लानिंग करने के बाद मटेरियलिटी रोमम निकालने के बाद सैंपल निकाल दिए। अब सैंपल निकालने के बाद आपने जो चेकिंग की उसमें आपको क्या मिली? क्या मिली सर? आपको मिसस्टेटमेंट मिली। क्या मिली बेटा? सर मिसस्टेटमेंट मिली मुझे। अब ये मिसस्टेटमेंट को मैं इग्नोर करूं या कंसीडर करूं? बात समझो, इस मिसस्टेटमेंट को मैं इग्नोर कर सकता हूं क्या, या इसका इफेक्ट देखना पड़ेगा मुझे? ये कैसे पता चलेगा? तो सर ऐसे 320 ये सारी बातें नहीं बताता। ऐसे 320 तो बताता है सिर्फ मटेरियलिटी क्या है, व्हाट इज मटेरियलिटी, और इसको ऑडिटर कैसे कैसे कैलकुलेट करेगा ये बताएगा, ठीक है। और एक और बात बताएगा, वो मैं भी बताऊंगा आपको। इसका मतलब सर मैंने मटेरियलिटी निकाली थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट बना रहा हूं। मैंने मटेरियलिटी निकाली थी रोमम और मटेरियलिटी प्लानिंग स्टेज पे, जिसके बेस पे सैंपल निकले थे। सैंपल निकलने के बाद अपन ने चेकिंग मारी थी। अगर उसके अंदर कोई गलती मिली, गलती मतलब मिसस्टेटमेंट मिली, तो क्या उस मिसस्टेटमेंट को इग्नोर कर सकता हूं या उसका इफेक्ट मेरे को देखना पड़ेगा? ये कैसे पता चलेगा सर? इसके लिए भी मटेरियलिटी देखनी पड़ेगी कि किसी चीज को इग्नोर करें क्या, छोड़े क्या, तो आपको देखना पड़ेगा ना वो चीज मेरे लिए कितनी रेलेवेंट है। तो इसका मतलब आपको कंसीडर करना पड़ेगा, इसमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा? मटेरियलिटी को कंसीडर करना पड़ेगा। सर बिल्कुल ठीक बात है। अगर वो चीज मेरे लिए मटेरियल होगी, मटेरियल क्या होती है वो भी बात करेंगे, पहले यूज तो समझ लो, निकालनी कैसे वो देख लेंगे। अगर वो चीज मेरे लिए मटेरियल है तो इसका मतलब मैं उसको कंसीडर करूंगा, अदरवाइज इग्नोर कर दूंगा। अब मटेरियल है या नहीं ये कौन बताएगा? ऐसे 320। लेकिन अगर कोई ड्यूरिंग चेकिंग अगर आपको कोई मिसस्टेटमेंट मिलती है तो आपको उस मिसस्टेटमेंट को किस तरह से डील करना है, उस मिसस्टेटमेंट को किस तरह से डील करना है, ये एक दूसरा ऐसे बताएगा। वो ऐसे कौन सा है? 450। 450 बताता है जो इफेक्ट होता है आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट का, उसको कैसे डील करना है। लेकिन हाँ, इफेक्ट में आपको मटेरियलिटी की लिंकिंग जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि अपन लिए मटेरियल होगा तभी अपन उसको देखेंगे। तो 450 ड्यूरिंग चेकिंग अगर कोई मुझे गलती मिलती है तो वो देखना होता है मेरे लिए मटेरियल है या नहीं। 320 तो सिंपल है, मटेरियलिटी जो कि प्लानिंग स्टेज पे निकाल के चेकिंग करता हूं। सर एक और बड़ी मेन बात आपको बतानी थी। बताओ सर, चर्चा स्टार्ट करो, हम सुन रहे हैं तसल्ली से। निकालना तो सीख ही लेंगे मटेरियलिटी, वो तो 5 मिनट का काम है। यार एक बात बताओ, अपन ने प्लानिंग स्टेज पे रोमम निकाल लिया, ये मानते हुए कि कंपनी की मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, कंपनी का बिजनेस भी बढ़िया चल रहा है, कंपनी के कंट्रोल भी अच्छे हैं, हमने सारी अच्छी अच्छी बातें मानते हुए, चेक करते हुए, वैल्यूएट करते हुए रोमम भी कम एसेस किया। और मान लो लास्ट ईयर आप ही नहीं ऑडिट किया था, और एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं यहाँ पे फिक्स एसेट्स का। आपने लास्ट ईयर फिक्स एसेट्स का ऑडिट किया, सब कुछ बढ़िया मिला, आपको कोई दिक्कत नहीं मिली। इस साल आप मटेरियलिटी निकालने आए, आपने कहा देखो यार क्लाइंट का रिस्क भी कम है, क्लाइंट की पिछले साल की हमारा एक्सपीरियंस है, क्लाइंट पे सब कुछ बढ़िया था, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, मटेरियलिटी इस हिसाब से निकालो। रिस्क कम कंसिडर करते हुए आपने मटेरियलिटी निकाल लिया अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। और लेट से मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, जो आपने प्लानिंग स्टेज पे मटेरियलिटी निकाली थी वो आपने 5 करोड़ रुपए निकाल दी, 5 करोड़, ठीक है? हाँ जी सर ठीक है। अब आपने उसके बेस पे क्या की? चेकिंग स्टार्ट कर दी, ये चेकिंग कर दी। चेकिंग में आ गई क्या? मिसस्टेटमेंट। चेकिंग में क्या आ गई? मिसस्टेटमेंट आ गई, और कुछ ऐसी मिसस्टेटमेंट आ गई जिसमें आपको एक चीज नजर आ रही है। क्या? इस मिसस्टेटमेंट को अपन ऐसे 450 में क्या करेंगे? अभी 450 साथ साथ करवा रहा हूं। 450 में क्या करेंगे? इस मिसस्टेटमेंट को इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट के टाइम पे आपको पता चला, गाली नहीं दूंगा, कि यार यहां तो फ्रॉड है, यहां तो फ्रॉड है, यहां तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं है, यहां तो क्लाइंट ने ऐसी ट्रांजैक्शन कर रखी है जो फाइनेंशियल को मिस मैन्युपुलेट करने के लिए की गई है, ठीक है? या और कुछ भी ऐसे फैक्टर जो आपने प्लानिंग पे कंसीडर नहीं किए थे। मतलब मैंने स्टार्टिंग में सोचा था तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन जब तुमसे मिला तो पता चला तुम बहुत गंदी हो।
ये लड़की भी बोल सकती है, मैं लड़के के पार्ट पे बोल रहा था, मैं लड़का हूं। मतलब जो हम सोच कर किसी चीज को अपनाते हैं, बाद में हमारे साथ धोखा होता है। ऐसे ही जब मैंने प्लानिंग पे जो 5 करोड़ की मटेरियलिटी निकाली थी और उसके बेस पे जब मैंने चेकिंग की, तो बाद में पता चला मेरे साथ क्या हुआ, धोखा। सही बच्चे हिंदी में लिखेंगे धोखा कैसे लिखते हैं, हालांकि मैं भी लिखने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। हो गया क्या सर, हो गया धोखा, धोखा हो गया। तो मतलब मेरे इसका मतलब तो सर ये कि जो मटेरियलिटी प्लानिंग पे निकाली थी वो गलत निकाल दी, इसका मतलब जो सैंपल निकले वो गलत निकले। जी हाँ, तो अब क्या करें, क्या इस धोखे को धोखा मान लिया जाए? नहीं, हम ऑडिटर हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्लानिंग को दोबारा से करना पड़ेगा। सर क्या गोली मार दो आप हमें, क्या बोल रहे हो सर आप? हाँ क्या सर, रीएसेस कर दो सर, रीएसेस। अब मटेरियलिटी पढ़ रहे हैं तो ये सिर्फ मटेरियलिटी की बात करेगा, ये कह रहा है रीएसेस करो। रियल लाइफ में क्या क्या रीएसेस करोगे? सर प्लानिंग पे तो हमने रोमम निकाला था, तो रीएसेस करेंगे रोमम। याद करो, ऐसे 315 में पढ़ा के लाया था कि ड्यूरिंग ऑडिट अगर कुछ मिलता है तो रीएसेस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ऐसे 315 में मैंने आपको रीएसेस करना सिखा दिया था रोमम, और अभी हम रीएसेस करेंगे किसको? मटेरियलिटी को। ओ, तो ये बात है, अगर मेरा मटेरियलिटी रीएसेस होता है तो उसके साथ साथ अगर मेरा रोमम रीएसेस होता है तो उसके साथ साथ मेरा मटेरियलिटी भी रीएसेस होता है। हाँ भाई हाँ, अगर ये दोनों रीएसेस हो गए तो इसका मतलब सैंपल दूसरे निकलेंगे। आपकी रोमम चेंज हो गई, आपकी मटेरियलिटी चेंज हो गई, इसका मतलब अब अपने को सॉफ्टवेयर में डालने के बाद सारे सैंपल भी अपने चेंज हो गए, और सैंपल चेंज हो गए तो बाबा चेकिंग दोबारा करनी पड़ेगी ना, चेकिंग दोबारा करनी पड़ेगी ना यार। तो इसका मतलब आपका काम नहीं बढ़ गया? आपको नहीं लगता किसी ने सर पे आगे, मान लो यहां तक मैं आया था 15 दिन का काम करते हुए और सब कुछ चेंज हो गया, अपने को एग्जीक्यूशन स्टेज पे कुछ मिला और सब कुछ चेंज हो गया। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वापस से प्लानिंग स्टेज पे जाएंगे और कहेंगे भैया मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी बेकार है, मैनेजमेंट धोखाधड़ी कर रही है, मैनेजमेंट भैया फ्रॉड कर रही है, रिस्क भी बढ़ा के लेके चलो और मटेरियलिटी का नंबर भी दोबारा निकालो। भैया जब आपका रोमम चेंज हो गया, मटेरियलिटी चेंज हो गई, तो आपका सैंपल कहां ठीक है? फिर तो सैंपल भी खराब है ना, सैंपल भी दोबारा निकालो। तो मतलब जो काम मैंने किया सब खराब? हाँ जी सब खराब। तो इसका मतलब प्लानिंग की स्टेज पे जो मैं मटेरियलिटी निकालता हूं ना, वो बेटा इतने ध्यान से निकालने चाहिए कि उस मटेरियलिटी को कोई चेंज ना कर सके, उस मटेरियलिटी को कोई चेंज ना कर सके। क्योंकि अगर एग्जीक्यूशन स्टेज पर, ये रीएसेस कहां कर रहे हैं? एट एग्जीक्यूशन स्टेज। अगर एग्जीक्यूशन स्टेज पर कुछ गड़बड़ हो गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए प्लानिंग स्टेज पे जो मटेरियलिटी निकाले वो बहुत ध्यान से निकालना है। हाँ, मटेरियलिटी आपकी एग्जीक्यूशन स्टेज पे जब परफॉर्म करते हैं तब भी आपको निकालनी पड़ती है, बेसिकली निकालते नहीं है, उसे रीएसेस करते हैं और देखते हैं कि कहीं फ्रॉड, अगर कॉन्फ्लिक्ट है, अगर इस तरह का है तो क्या मुझे मटेरियलिटी दोबारा निकालनी है नहीं। तो इसका मतलब मटेरियलिटी को मैं प्लानिंग स्टेज पे भी निकालता हूं, और ऐसा हो सकता है, भगवान ना करे ऐसा हो, आपको एग्जीक्यूशन स्टेज पे भी मटेरियलिटी निकालनी पड़ सकती है। तो फटाफट से सिर्फ 1 सेकंड का टाइम दूंगा, पोज करके उतार लो, मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूं, या फोटो खींच लो, बाद में नोटबुक में लिख लेना। सेकंड हो गई 1, अब मैं आ रहा हूं वापस से, ठीक है? आ जाओ सर आ जाओ, कोई बात नहीं, हमने ले ली फोटो, ले ली, ठीक है। अब आगे सुनो, क्योंकि फ्लो टूट जाएगा फिर ज्यादा टाइम दूंगा ना। देखो, तो ये समझ आया सर, ये समझ आ गया। अब सर समझो मटेरियलिटी होती क्या है। सर मटेरियलिटी का मतलब जिससे किसी डिसीजन, हमारे जो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसका जिससे डिसीजन इफेक्ट हो जाए, वो मटेरियलिटी है। अब मान लो अपन किस में काम कर रहे हैं सर, आप वो वी स्मार्ट में, ठीक है? एक साइड है वी स्मार्ट एकेडमी और एक साइड अपना क्लाइंट कौन सा है? अपना क्लाइंट है सर रिलायंस। वी स्मार्ट एकेडमी ने 50,000 रुपए का खर्चा किया, ठीक है? कोई भी खर्चा किया, एक ऑडिटर के लिए हो सकता है मटेरियल हो, लेकिन वही खर्चा अगर रिलायंस ने किया तो एक ऑडिटर के लिए हो सकता है वो मटेरियल ना हो। इसका मतलब क्लाइंट का साइज क्या है और नेचर क्या है, इन चीजों के बेस पे भी मेरी मटेरियलिटी इंपैक्ट करती है, क्योंकि वो इतना बड़ा बिजनेस है, मिलियंस बिलियंस में गेम खेल रहा है, वहां पे 50,000 की कोई वैल्यू नहीं है, बट हो सकता है किसी क्लाइंट के लिए 50,000 का वैल्यू हो। तो मटेरियलिटी क्या है? देखो नाम से ही पता चल रहा है, मटेरियल, एक ऐसा अमाउंट जिससे किसी यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इकोनॉमिक डिसीजन इफेक्ट हो जाए ना, वो मटेरियलिटी है जनरल सेंस में, ठीक है? उसके अलावा भी कोई मटेरियलिटी हो सकती है क्या? हाँ भैया हो सकती है। जैसे कि बताओ, जैसे कि जो मैं ये 450 वाला एग्जांपल लेके चल रहा था ना, इसी को कंटिन्यू करता हूं।
आपको कोई चेकिंग के दौरान मिसस्टेटमेंट मिली, ठीक है, मिसस्टेटमेंट मिली चेकिंग के दौरान, ध्यान से सुनना, अदरवाइज आप कहोगे सर ये मैं लिंक नहीं कर पाया, और अपनी सारा गेम ही लिंकिंग का है। आपको कोई मिसस्टेटमेंट मिली लेकिन उसका अमाउंट सिर्फ 1 लाख रुपए था, अमाउंट आपका मेटेरियलिटी से बहुत छोटा है, लेकिन आपने कहा नहीं भैया इस मिसस्टेटमेंट को छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मिसस्टेटमेंट है ना, इसका जो नेचर है ना वो फ्रॉड है। इस मिसस्टेटमेंट का जो नेचर है वो फ्रॉड है। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसी मल्टीपल मिसस्टेटमेंट्स हो रखी हो, और अगर सबको मैं कोरिलेट कर दूं, ये तो इंडिविजुअल थी, ये क्या थी? इंडिविजुअल थी। अगर मैं सबको एग्रीगेट कर दूं तो हो सकता है वो मेरे लिए क्या बन जाए? हो सकता है सर वो मेरे लिए मटेरियल बन जाए, वो मेरे लिए मटेरियल बन जाए यूजर के लिए। तो भैया ऐसा भी हो सकता है। सिर्फ आपको यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को नहीं देखना, आपको साइज भी देखना है, आपको नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट भी देखना है, नेचर क्या है। और एक और बात बताता हूं मैं, देखो मेटेरियलिटी क्या क्या है वो लिख रहा हूं आपको, ये चार्ट में अगर आप बच्चे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हो। तो मेटेरियलिटी के अंदर क्या क्या कंसिडर करते हैं अपन? बेटा बुक पे तो मैं कम से कम 1 घंटे बाद जाऊंगा, ये बात आपको पहले ही बता रहा हूं। अपना काम बुक में आखिरी पे आता है, पहले समझ लो रियल में होती क्या है। मेटेरियलिटी ऊपर मैंने आपको बताई कि प्लानिंग स्टेज पे निकलती है, एग्जीक्यूशन स्टेज पे निकलती है, क्यों निकलती है वो भी बता दी। निकल गई तो लग गए भैया, अगर एग्जीक्यूशन स्टेज में मेटेरियलिटी निकल गई ना, रीएसएस हो गई तो लग गई। मतलब मेरे क्लाइंट के 10 साल के करियर में एक बार निकली है ईवाई के क्लाइंट पे, बाकी आज तक हमने भगवान की दया से जिंदगी में कभी रीएसएस करने की नौबत नहीं आई। रीएसएस जरूर करते हैं, चेंज करने की नौबत नहीं आई। देखो रीएसएस करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने मेटेरियलिटी रीएसएस की, पहले 50 लाख थी, अब 5 करोड़ थी, अब भी आप रीएसएस पे कह रहे हो 5 करोड़, ठीक है, ठीक है ना, फिर तो सब कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन रीएसएस करते टाइम कहो नहीं भैया मेटेरियलिटी आपकी सिर्फ 2 करोड़ होनी चाहिए, लग हो गई, फिर तो काम हो गया हमारा। तो रीएसएस तो करते ही करते हैं एग्जीक्यूशन स्टेज पे कि जो प्लानिंग पे हमने डिसाइड किया था वो सही है क्या, लेकिन रीएसएस में अगर कुछ चेंज हो गया तो भैया दिक्कत हो जाएगी। मेटेरियलिटी अपन किस चीज को बोलते हैं सर? मेटेरियलिटी बोलते हैं जिससे किसी यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इकोनॉमिक डिसीजन चेंज हो जाए। भाई मैं लिख रहा हूं, हो सकता है ये सारे पॉइंट्स मैंने अपने चार्ट में कवर कर रखे हो, लेकिन फिर भी पढ़ाते टाइम तो लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इकोनॉमिक डिसीजन चेंज हो जाए, उसको अपन बोलेंगे, ठीक है। दूसरा सर आप है ना इसमें अपना साइज एंड नेचर को भी देख लेना, क्योंकि साइज एंड नेचर के अंदर एक चीज आ सकती है क्या? एग्जाम्पल फ्रॉड, ठीक है। सर इसमें एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको, काफी ऐसे अकाउंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया ना फ्रॉड नेचर के होते हैं। अपन डायरेक्ट फ्रॉड नेचर नहीं बोल सकते, जिसको हाई रिस्क बोल सकते हो आप। अकाउंट्स प्रोन टू मिसस्टेटमेंट, ऐसे अकाउंट जिनमें हाई चांसेस होते हैं, हाई रिस्क होता है मिसस्टेटमेंट होने का। सर एग्जांपल बताना जरा। यार तुम है ना बड़े एग्जांपल पे खेलते हो, जैसे कि रिवेन्यू, जैसे कि परचेज, जैसे कि कैश एंड बैंक। ये ऐसे एरियाज हैं जहां पर ज्यादा गलतियां होती हैं। तो सर आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये रियल लाइफ के लिए बता रहा हूं, क्योंकि थ्योरी में ये सब नहीं है। भाई कभी इंटरव्यू में कोई पूछे कि कैश एंड बैंक का बैलेंस है 1 लाख रुपए, मतलब आपके पास कैश एंड बैंक में पैसा ही नहीं है, 1 लाख रुपए आ रहा है। रिवेन्यू है, रिवेन्यू तो हालांकि हमेशा मटेरियल ही मिलेगा क्योंकि उसी से सब कुछ फ्लो हो रहा है, 50 लाख रुपए। परचेज भी मटेरियल मिलेगा, मान लो 40 लाख रुपए। कैश एंड बैंक, और एक मैं यहाँ पे ना दूसरा अकाउंट ले रहा हूं P&L का, जिसको बोलते हैं अपन लीगल एक्सपेंस 2 लाख रुपए। और क्लाइंट की मटेरियलिटी है भाई, अगर कुछ प्रैक्टिकल सीखने को मिल रहा हो ना तो अपने वहीं पे बैठ के एक बार ताली जरूर बजा देना कि भैया आपने मेरी क्लासेस सेलेक्ट की और आपको अच्छा लगा हो कि कुछ प्रैक्टिकल सीखने को मिल रहा है। क्लाइंट की मटेरियलिटी है 5 लाख रुपए, और मुझे भी फीडबैक जरूर दे देना यार, हाँ मेरा नंबर आप लोगों के पास है ही। तो आप क्या करोगे, मटेरियलिटी के हिसाब से कंसिडर करें तो अपन रिवेन्यू का ऑडिट करेंगे, परचेज का ऑडिट करेंगे, कैश एंड बैंक का ऑडिट नहीं करेंगे, लीगल एक्सपेंस का नहीं करेंगे, क्योंकि सर ये मटेरियलिटी से नीचे है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हम रिवेन्यू का भी ऑडिट करेंगे, हम परचेज का भी करेंगे, हम कैश एंड बैंक का भी करेंगे, हम लीगल एक्सपेंस का भी करेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि दीज अकाउंट्स आर माय हाई रिस्की प्रोन टू मिसस्टेटमेंट, क्योंकि रिवेन्यू के अंदर फ्रॉड किया जा सकता है, परचेज के अंदर फ्रॉड किया जा सकता है, ज्यादातर फ्रॉड परचेज में मिलते हैं। कैश एंड बैंक इज वेरी हाई रिस्की, कंपनी का पूरा फ्लो कैश एंड बैंक से हो रहा है, उसका अगर नंबर भी छोटा है आप उसको नहीं छोड़ सकते क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन उसी से हुई होगी। तो दीज आर हाई रिस्की एरिया,
हाई रिस्की एरिया है, इसको आप नहीं छोड़ सकते ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियलिटी। सर लीगल एक्सपेंस 2 लाख है, मटेरियलिटी से छोटा, इसको तो छोड़ दो। अरे भाई दिमाग लगा, एक लॉयर है, उसको मैंने 2 लाख रुपए की फीस दी है, मतलब ये लीगल एक्सपेंस में आ रहा है। लेकिन जो वो मेरा केस लड़ रहा है, मेरे अगेंस्ट, मेरे खिलाफ कोई केस चल रहा है, वो केस जो चल रहा है वो 200 करोड़ का चल रहा है। और अगर मेरे अगेंस्ट ऑर्डर आ गया तो मान ले मुझे 50 करोड़ या 100 करोड़ रुपए देने पड़ सकते हैं। आपको नहीं लगता एज एन ऑडिटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस पूरे केस को एसेस करके? हो सकता है हमें प्रोविजन बनाना पड़े, हो सकता है हमें क्या बनाना पड़े, प्रोविजन बनाना पड़े। तो यहां पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या 2 लाख के नंबर के बेस पे मैं 200 करोड़ के अमाउंट को छोड़ दूं क्या? नहीं। तो उस केस में मुझे केस के पेपर्स देखने पड़ेंगे। आप लिंक कर सकते हो ऐसे 501 से, ऐसे 501 जो मैंने करवा दिया था वहां से लिंक कर सकते हो। इसका मतलब मैं इस तरह के अकाउंट को भी नहीं छोड़ सकता, यहां भी हाई रिस्क एरिया है। तो इसका मतलब सर मटेरियलिटी क्या है, आप पहले ढंग से बताओ। सर मटेरियलिटी एक ऐसी चीज है जो किसी के इकोनॉमिक डिसीजन को चेंज कर सके। उसके नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट को आपको देखना पड़ेगा, आपको स्पेसिफिक फैक्ट्स को देखना पड़ेगा, फैक्ट्स या अकाउंट्स जो आपके मिसस्टेटमेंट में जा सकते हैं, वो मटेरियल है, उनमें अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। मतलब मटेरियलिटी एक क्वांटिटेटिव टर्म भी है और एक क्वालिटेटिव टर्म भी है। आप जो मटेरियलिटी सर्च सेलेक्ट करते हो वो क्वांटिटेटिव डिटेल में से मैं निकालता हूं, जैसे 50 लाख एक मटेरियल है, एक क्वांटिटेटिव नंबर है। लेकिन जब मैं किसी अकाउंट को सेलेक्ट करता हूं, बेटा इस अकाउंट को रियल लाइफ में पता है क्या बोलते हैं? मेरे हिसाब से आज की क्लास देखो, आपको या तो बहुत टेक्निकल भी लग सकती है, लेकिन सुनते रहो भैया। आप जब किसी अकाउंट को सेलेक्ट करते हो ना, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारे अकाउंट होते हैं। सर मैं लिख रहा हूं कौन कौन से अकाउंट होते हैं सर, जैसे कि फिक्स्ड एसेट, ठीक है, जैसे कि कैश एंड बैंक, लोन्स एंड एडवांस, ठीक है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, शेयर कैपिटल, मैं वैसे ऊपर नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, बोरोविंग्स, इन्वेंट्री, रिवेन्यू, पेरोल एक्सपेंस, अदर इनकम, रिवेन्यू के साथ आनी थी कोई बात नहीं, अदर एक्सपेंस में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस, स्टाफ वेलफेयर, पावर आ गया। मतलब इस तरह से आपके फाइनेंशियल्स हैं। भाई आपको पता है ऑडिट में कभी भी हम 100% चेकिंग नहीं कर सकते सर, ये तो हमें पता ही है। तो हमें क्या करना पड़ता है, प्लानिंग स्टेज पे ही इन अकाउंट्स को सेलेक्ट करना पड़ता है कि हम किस अकाउंट की चेकिंग करेंगे। मैं फिलहाल देसी भाषा में लिखता हूँ, किस अकाउंट की चेकिंग करेंगे। तो हम क्या कहते हैं, चलो भैया फिक्स एसेट्स की करेंगे, कैश एंड बैंक की करेंगे, लैंड की करेंगे, डेटर की करेंगे, क्रेडिटर की करेंगे, शेयर कैपिटल की करेंगे, बोरोविंग की नहीं करेंगे, मान लो इसकी करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस नहीं करेंगे। अरे करेंगे नहीं करेंगे क्या ये। तो बेसिकली हमें अकाउंट को क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। बेटा मैं बहुत कुछ प्रैक्टिकल सिखा रहा हूं, सिर्फ ऐसे 320 मत समझना, ये बहुत कुछ जा रहा है। हमें इन अकाउंट को सेलेक्ट करना पड़ता है, हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि किस अकाउंट की चेकिंग करते हैं, और इसको रियल लाइफ में बोलते हैं सिग्निफिकेंट अकाउंट। क्या बोलते हैं, जो बच्चे बिग 4 के और मेरी क्लासेस देख रहे हैं वो बहुत अच्छे से लिंक कर पा रहे होंगे, इनको क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट अकाउंट। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन कौन से अकाउंट मेरे लिए सिग्निफिकेंट अकाउंट है जिसकी मुझे चेकिंग करनी है। और सिग्निफिकेंट अकाउंट कैसे कैसे सेलेक्ट करते हो, नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियलिटी, नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क जो मैंने आपको बताया, एंड नेचर। ये बेसिस पे मैं सिग्निफिकेंट अकाउंट को सेलेक्ट करता हूं और उनकी टेस्टिंग स्टार्ट कर देता हूं। समझ आया कुछ सर? हाँ जी समझ आ गया। अभी तक क्या पढ़ा है मैंने, मटेरियलिटी जो है वो प्लानिंग स्टेज पे निकाली जाती है और एग्जीक्यूशन स्टेज पे भी रीअसेस करके निकाली जाती है। अगर इसमें चेंज हो गई तो हमारी लग जाती है, हमें सारा काम दोबारा करना पड़ता है। ड्यूरिंग ऑडिट अगर मुझे कोई मिसस्टेटमेंट मिलती है तो उसका इफेक्ट भी मैं मटेरियलिटी के साथ कंपेयर करके देखता हूं 320 के साथ। लेकिन ड्यूरिंग ऑडिट अगर कोई मिसस्टेटमेंट मिलती है उस पर एक स्पेसिफिक ऐसे 450 उसमें बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया मटेरियलिटी क्या है। मटेरियलिटी क्या है सर, जो किसी के इकोनॉमिक डिसीजन को चेंज कर सके, कोई अमाउंट या कोई नेचर, उसके बेस पे भी मटेरियलिटी में देख सकता हूं, या कोई अकाउंट, उसको भी मैं मटेरियल बोल सकता हूं। सर ये बात तो मुझे समझ आ गई कि मटेरियलिटी भैया किसी भी एंगल से हम देख सकते हैं, ना कि सिर्फ अमाउंट के एंगल से, और मटेरियलिटी को 2 स्टेज पे निकाला जाता है। अब समझो मटेरियलिटी के बारे में कि मटेरियलिटी है क्या। अभी तो मैंने सिर्फ बताया
अभी सुनते जाओ, अभी तो सारा मेटेरियलिटी का गेम ही है। सर सुनाते जाओ ना, बार बार क्यों बोल रहे हो? अरे भाई क्या करूं, पहला लेक्चर है स्टूडियो के अंदर, तो थोड़ा सा मैं भी, बच्चे नहीं है ना सामने, तो दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। देखो फीलिंग समझो यार, तुम ऐसे ही तुम भी बोल देते हो पीछे बैठे हुए, सपोर्ट करो थोड़ा सा, समझिए। सबसे पहले जब हम क्लाइंट पे प्लानिंग स्टेज पे मटेरियलिटी निकालते हैं तो एक मटेरियलिटी निकलती है। अभी मैं आपको रियल लाइफ का वर्क पेपर ही दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या निकलती है? मटेरियलिटी निकलती है एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, ठीक है। जैसे रिलायंस के फाइनेंशियल थे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की मैं एक मटेरियलिटी निकाल देता हूं, जैसे कि 100 करोड़ रुपए। फिर एक इस मटेरियलिटी में से, इस एक मटेरियलिटी का एक पार्ट में सेलेक्ट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की थी, लेकिन अपन चेकिंग किस लेवल पे करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे करते हैं, अजर्शन लेवल पे करते हैं। सर आपने अच्छे से समझाया है हमें, चेकिंग हम अकाउंट लेवल पे करते हैं, मतलब अजर्शन लेवल पे करते हैं। किस लेवल पे करते हैं बेटा? अजर्शन लेवल पे करते हैं। अजर्शन लेवल को क्या बोलते हैं? अजर्शन लेवल का मतलब होता है, सर आप हमसे पूछोगे, हाँ बेटा बताओ, अजर्शन लेवल का मतलब होता है अकाउंट लेवल, या फिर ट्रांजैक्शन लेवल, या फिर डिस्क्लोजर लेवल। इस लेवल पे मैं चेकिंग करता हूं। इसका मतलब मुझे मटेरियलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की नहीं चाहिए, मुझे मटेरियलिटी चाहिए अजर्शन लेवल की। तो अपन क्या करते हैं? एक मटेरियलिटी निकालते हैं किस लेवल पे? अजर्शन लेवल पे। सर समझ आ रहा है? एक मटेरियलिटी में निकालता हूं किस लेवल पे? अजर्शन लेवल पे। मटेरियलिटी एट अजर्शन लेवल। अजर्शन लेवल मतलब ये सारे अकाउंट। अजर्शन लेवल की मटेरियलिटी से मुझे क्या पता चलता है कि इस अकाउंट की टेस्टिंग मैं करूं या ना करूं। मतलब अगर ये अकाउंट उस मटेरियलिटी से ज्यादा है तो मैं इस अकाउंट की टेस्टिंग करूंगा, अदरवाइज मैं उस अकाउंट की टेस्टिंग नहीं करूंगा। और जो अजर्शन लेवल पे, अकाउंट लेवल पे मटेरियलिटी निकालते हैं ना बेटा, उसका नाम ही यही है। अपन क्या बोल रहे हैं? इसकी चेकिंग करूंगा या नहीं करूंगा, मतलब इस पे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा या नहीं करूंगा, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा या नहीं करूंगा। इसी से ही नाम निकल कर आता है। जो अजर्शन लेवल की मटेरियलिटी होती है उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। और रियल लाइफ के अंदर, अब बिग फोर के अंदर पीएम के नाम से इसको जानते हो। किसके नाम से जानते हो? पीएम, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। इसीलिए जब भी छोटे छोटे आर्टिकल होते हैं ना, वो बार बार पूछते रहते हैं, अरे कपिल सर पीएम बता दो कितनी है, अरे कपिल सर पीएम बता दो कितनी है। क्यों? वो ये देखता है कि अदर एक्सपेंस के अंदर मल्टीपल ऐसे अकाउंट जो पीएम से नीचे हैं, तो हम उसको छोड़ देंगे। तो पीएम कैसे निकलती है भाई? जनरली पीएम क्या होती है? जो हमारी मेन मटेरियलिटी होती है ना, जनरली उसी की ही 75% या 50% होती है। सर ये 75 और 50 क्यों? देखो, अगर मैं 75 बोलता हूं तो इसका मतलब कि मटेरियलिटी है 75 करोड़। अगर मैं 50 बोलता हूं तो मटेरियलिटी है 50 करोड़। और अपन मटेरियलिटी किस लेवल पे निकाल रहे हैं? अजर्शन लेवल, मतलब अकाउंट लेवल। तो यहां पे मुझे अकाउंट को देखना होता है। मैं 2 अकाउंट एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल, एक अकाउंट है रिवेन्यू और एक अकाउंट है परचेज। मैं कहता हूं जो रिवेन्यू है, अपन ने याद है ना बेटा, वॉक थ्रू किया था, टीओसी की थी, तो अपन ने हर एरिया की होगी। अलग अलग एरिया का आप टीओसी करते हो, वॉक थ्रू करते हो, अलग अलग। मतलब जो रोमम निकलता है, आप एक बात बताओ बेटा, जो रोमम निकलता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का निकला आपका या अकाउंट लेवल का निकला? सर रोमम फिर तो अकाउंट लेवल का निकला, क्योंकि मैंने परचेज का सब कुछ अलग से किया और रिवेन्यू का सब कुछ अलग से किया। तो मान लीजिए मैं ये बोलता हूं कि जो रोमम है वो रिवेन्यू के केस में तो हाई है, हो सकता है ना ऐसा, साथ साथ चलो। और परचेज के केस में जो रिवेन्यू है वो लेस है, लो है। मान लीजिए चेकिंग में हमारा सब कुछ बढ़िया आया। तो इसका मतलब बाबू एक बात बताओ, जो मटेरियलिटी है वो ये बताइए कि परचेज के केस में, दोनों के एक साथ बता रहा हूं, रिवेन्यू के केस में मटेरियलिटी कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? सर रिवेन्यू में रिस्क ज्यादा है। आपने कहा रिस्क ज्यादा है तो चेकिंग ज्यादा, और चेकिंग ज्यादा करने के लिए मटेरियलिटी का नंबर रखना पड़ेगा छोटा, ताकि उससे ऊपर की अपन सारी चीजें चेक करें। मटेरियलिटी का मतलब ये होता है ना, उससे ऊपर की। तो पीएम एक बात बताओ, रिवेन्यू के लिए मैं 75% इसका परफॉर्मेंस मटेरियलिटी रख दूं। यहां पे मैं सिर्फ मटेरियलिटी नहीं लिख रहा, इसका नाम मैं रख रहा हूं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, क्योंकि मटेरियलिटी तो एक बार निकालते हैं हम पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जिसके बेस पे हम मटेरियलिटी निकालना स्टार्ट करते हैं। अभी बहुत बड़ा गेम है, ध्यान से सुनते जाना। सर ये रिवेन्यू मैंने निकाल लिया, अब रिवेन्यू की मटेरियलिटी तो सर देखो कम होनी चाहिए, क्योंकि रिवेन्यू में रिस्क ज्यादा है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मटेरियलिटी का 50% ले लो, मतलब 50 करोड़। अब आती है बात परचेज की। सर परचेज में रिस्क कम है सर,
कम है, तो मैंने कहा ठीक है, इस पे अपन ने लगाया 50%, यहां ले लो 75%, यहां पे कितनी हो गई 75 करोड़। मतलब परचेज के लिए मैंने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी अलग रखी, रिवेन्यू के लिए अलग रखी। इसी तरह से आप पीएम अकाउंट वाइज आपके अलग अलग हो सकती है, किसी के लिए 40%, किसी के लिए 60%, किसी के लिए 80%, इट डिपेंड्स ऑन रिस्क। अब एक बात और मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं, जितने भी बच्चे इंडियन प्रैक्टिस में काम करते हैं ना बिग फोर में, उन्होंने ये चीज इतना डिटेल में नहीं देखी होगी। मतलब मैं बिग फोर में इंडियन प्रैक्टिस में भी इस चीज पे शायद इतना उन्होंने ना देखा हो, क्योंकि जनरली हम पीएम का सेम परसेंटेज सभी अकाउंट पे लगा देते हैं जनरली। मेरे को ये चीजें कहां से समझ आई, क्योंकि मैंने यूएस में भी काम किया है, वहां पे बेटा हर अकाउंट की जनरली परफॉर्मेंस मटेरियलिटी अलग होती है, हर अकाउंट को बड़ा डिटेल में चेक किया जाता है। तो इस तरह से आपका पीएम जो है अकाउंट वाइज अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अदर एक्सपेंस का अलग हो सकता है, पीएनएल का अलग हो सकता है। सर ये निकल गई मेरी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। अभी थोड़ा और डिटेल में जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या निकाली, स्टेप 1 पे क्या निकाला बेटा, स्टेप 1 पे सर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की मटेरियलिटी निकाली। स्टेप 2 पे क्या निकाला बेटा, स्टेप 2 पे सर मैंने परफॉर्मेंस लेवल की मटेरियलिटी निकाली। कैसे निकालनी है वो समझाएंगे। अब बात आती है बेटा स्टेप 3 की। सर स्टेप 3 भी है, हाँ समझोगे क्यों है, पहले समझो स्टेप 3 क्यों है। आपने कहा सर रिवेन्यू की टेस्टिंग करनी है भाई, क्योंकि मेरा पीएम से ऊपर है। अदर एक्सपेंस की टेस्टिंग करनी है क्योंकि मेरा पीएम से ऊपर है। हमने टेस्टिंग स्टार्ट कर दी, मतलब टेस्टिंग स्टार्ट कर दी। और मान लीजिए एग्जांपल दो सर, स्टेप 3 से पहले एग्जांपल लो जी। एग्जांपल, आपने अदर एक्सपेंस की टेस्टिंग स्टार्ट की। पेन चेंज करने दो मेरे को। मैंने अदर एक्सपेंस की चेकिंग स्टार्ट की, ठीक है। क्लाइंट की बुक्स के अंदर अदर एक्सपेंस में नंबर आ रहा है, मान लीजिए 20 करोड़, ठीक है। मैं टोटल लेवल पे बात कर रहा हूं। और मैंने ऑडिट किया, और मेरे ऑडिट के बाद नंबर आना चाहिए मान लीजिए 21 करोड़, ठीक है। डिफरेंस कितना आया भाई, डिफरेंस आया सर 1 करोड़ का। क्लाइंट की मटेरियलिटी कितनी थी हमारी, 50 करोड़ मान लो, ठीक है। 50 करोड़ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी 50 करोड़। तो सर क्या इसे 1 करोड़ को इग्नोर कर दें क्या। सर हमने 50 परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से हमें यह पता चलता है कि इस काम को मैं करूं या ना करूं। इसमें बहुत सारे गेम है, उतना नहीं ले जा पाऊंगा मैं आपको, अदरवाइज तो क्लास बंद करके सो जाओगे। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से मुझे पता चला इस अकाउंट की मैं टेस्टिंग करूं या ना करूं। मैंने अकाउंट की टेस्टिंग स्टार्ट कर दी। पीएनएल में आ रहा था 20 करोड़, मेरे हिसाब से आना चाहिए 21 करोड़, डिफरेंस आ गया 1 करोड़ का। क्या इस 1 करोड़ को इग्नोर कर दें क्या, ये कैसे डिसाइड होगा। सर इग्नोर करें या ना करें, इसके लिए भी तो हमें मटेरियलिटी चाहिएगी ना। मतलब एग्जीक्यूशन स्टेज, मैं ये बोल सकता हूं एग्जीक्यूशन स्टेज। मैंने काम स्टार्ट कर दिया, काम स्टार्ट करने के बाद ये सब तो प्लानिंग स्टेज थी कि मटेरियलिटी क्या होगी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होगी, जिस पे टेस्टिंग करनी है। ये मेरी एग्जीक्यूशन स्टेज आ गई। जब मैंने एक्चुअल में चेकिंग की और डिफरेंस आ गया, तो इस डिफरेंस को इग्नोर करूं या ना करूं। हालांकि ऐसे 450 की इंप्लीकेशन आ गई, मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई है ड्यूरिंग द ऑडिट। तो आपको इग्नोर करना है या नहीं, इग्नोर करना है या नहीं, इसके लिए भी एक मटेरियलिटी चाहिए होती है। अरे वाह। स्टेप 3, तो सर वो मटेरियलिटी मतलब एग्जीक्यूशन स्टेज के लिए कि अगर कोई गलती मिले तो उसे इग्नोर करें या ना करें। अब मैं इसमें थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं, ध्यान से सुनते हैं ना। स्टेप 3 पे अपन एक मटेरियलिटी निकालते हैं, उसको सिर्फ आपको याद करवाने के लिए मैं बोल रहा हूं, इग्नोर वैल्यू। इग्नोर वैल्यू वो क्या होती है सर, वो जनरली मटेरियलिटी की 5% होती है, 5%। तो यहां मान लीजिए मैं लेके चलता हूं 5% आपका आ गया 5 करोड़ रुपए। तो उस केस में आप इसको इग्नोर कर दोगे 1 करोड़ को, क्योंकि सर ये मेरी इग्नोर वैल्यू से छोटी है और इसको बोलते हैं एएमपीटी रियल लाइफ में, एएमपीटी। और सभी बच्चों को होमवर्क है, गूगल करो एएमपीटी की क्या फुल फॉर्म है, ठीक है। ऑडिट मटेरियलिटी, ठीक है। आप या तो गैस करके बताओ, सोचो। ऑडिट मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड, अब आगे आप देखो, ठीक है। मतलब एक ऐसा थ्रेशोल्ड निकालना होता है जिसको मैं इग्नोर कर सकूं। लेकिन आपने कहा सर ठीक है 1 करोड़ मैंने इग्नोर कर दिया अदर एक्सपेंस में, ऐसे ही मैंने मल्टीपल अकाउंट की चेकिंग की होगी। कहीं पे 50 लाख की डिफरेंस आ रहा होगा, कहीं पे 4 लाख का डिफरेंस आ रहा होगा, कहीं पे कितने का डिफरेंस आ रहा होगा।
और अगर मैं सभी अकाउंट का टोटल कर दूं तो वो 5 करोड़ से ऊपर है। सर ऐसे केस में क्या करेंगे? बेटा सुनो, स्टेप 3 मतलब मेटेरियलिटी से अब आगे जा रहे हैं हम, मतलब कोई दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। स्टेप 3 में आपने इग्नोरेंट वैल्यू निकाल दी। तो ये तो थी मेटेरियलिटी कि भैया मेटेरियलिटी जब निकलती है तो सबसे पहले एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की मेटेरियलिटी निकलेगी, उसका कुछ पार्ट हमारा परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी बनेगा, और परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी के बेस पे मैं अकाउंट की चेकिंग करूंगा, एंड देन मैं एक एमपीटी निकालता हूं ये देखने के लिए कि भैया मैं इस अकाउंट के अंदर जो डिफरेंस मिला है उसको इग्नोर ना करूं या ना करूं। अब आपकी एक क्वेरी आनी चाहिए थी आपके माइंड में, मुझे नहीं पता कितने बच्चों के माइंड में आई या नहीं आई। वो क्वेरी क्या थी कि सर ये 1 करोड़ को आपने इग्नोर करने के लिए बोल दिया, ऐसे तो मैं मल्टीपल अकाउंट की चेकिंग करूंगा, सबका टोटल कर दूं तो 5 करोड़ से ज्यादा हो रहा है। सुनिएगा बेटा, अब इसके अंदर चार्ट में आगे बढ़ रहा हूं। अगर जो आपने मल्टीपल अकाउंट्स की चेकिंग की है, मल्टीपल अकाउंट्स की अगर आपने चेकिंग की है, तो हम क्या करते हैं, उन सभी ट्रांजैक्शंस को एक पेपर पे लिखते हैं। सभी ट्रांजैक्शन को आप नोट डाउन करते हो, ठीक है। जैसे यहां 1 करोड़ का डिफरेंस निकला, ये थोड़ी ना ऐसे इग्नोर कर देंगे। रियल लाइफ में की अगर मैं बात करूं, ऐसा थोड़ी ना चलो इग्नोर कर दो। सबसे पहले आप क्लाइंट से डिस्कस करोगे, यार 1 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है, आपकी वर्किंग में और मेरी वर्किंग में क्यों आ रहा है? क्लाइंट आपको सोर्ट करवा सकता है, हो गया तो अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे एजम्पशन ले रहा हूं नहीं हुआ, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को, ऐसी जनरल एंट्री को मैं नोट डाउन कर लेता हूं एक अलग से वर्क पेपर पे, ठीक है। सर उस वर्क पेपर को क्या बोलते हैं? उस वर्क पेपर का रियल लाइफ में नाम होता है समरी। ये आपकी किताब में कहीं नहीं मिलेगी, चश्मा लगा के देखना चाहे कुछ भी देखना, समरी ऑफ ऑडिट डिफरेंसेस। ये वही बच्चा रिलेट कर पाएगा जो रियल लाइफ में ऑडिट करता है कि हाँ भैया एक वर्क पेपर बनाते हैं हम जिसका नाम क्या होता है, समरी ऑफ ऑडिट डिफरेंसेस। इस समरी ऑफ ऑडिट डिफरेंसेस के अंदर सारी वो जनरल एंट्री आती है जो क्लाइंट ने ठीक नहीं की। जैसे मैं 1 करोड़ की गलती लेके गया, क्लाइंट कह रहे हैं नहीं नहीं हमारे हिसाब से तो 20 करोड़ ही है, आपके हिसाब से 21 है, मैं नहीं पता, भाग जाओ यहां से। तो ठीक है भैया, मैंने वो नोट डाउन कर लिया कि 1 करोड़ का डिफरेंस है। मैंने इस तरह से सारे डिफरेंसेस नोट डाउन कर लिए उस वर्क पेपर में। 1 2 3 4 5 6 7 गलतियां थी मान लो, टोटल आ रहा है सबका मिला के 15 करोड़। अब आपको पता है ये इग्नोर आप नहीं कर सकते, तो इसके बाद क्या करूंगा मैं? अभी आपने पढ़ा है ना दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, मैं जाऊंगा किसके पास? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास। डेफिनेटली सबसे पहले मैं मैनेजमेंट के पास गया हूंगा कि भैया इनको ठीक कर दो। मैनेजमेंट ने कहा नहीं नहीं हम नहीं ठीक करेंगे, तभी तो हमारे समरी ऑफ ऑडिट डिफरेंसेस में आ रहे हैं, डिफरेंसेस है भैया ही हमारे। फिर मैं जाऊंगा दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास, मैं कहूंगा सर देखो ये 15 करोड़ की गलतियां, ये 7 जनरल एंट्री है जिनको आपको अपनी बुक में ठीक करवाना चाहिए। वो कहेगा छोड़ दो यार छोटी छोटी, तो आप कहोगे नहीं सर ये मेरी इग्नोर वैल्यू से बड़ी है, मैं नहीं छोड़ सकता, अगर आप इनको ठीक नहीं करोगे तो मैं अपनी रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट को शायद मुझे मॉडिफाई करना पड़ जाए। तो हो सकता है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस बोले ठीक है भैया कपिल बाबू आपकी जो ये 3 गलतियां है ना 1 2 3 इसको मैं ठीक करवा देता हूं, मैनेजमेंट को बोल देता हूं ठीक कर देती है। मतलब वो इन 3 गलती को क्या कर देते हैं? करेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? करेक्ट कर देते हैं। और मैनेजमेंट कहती है भाई देख 4 5 6 7 है ना, ठीक है तेरी जजमेंट के हिसाब से गलती है, ऑडिटर तेरे हिसाब से गलती है, बट हमारे हिसाब से ये गलती नहीं है। हाँ तेरे हिसाब से गलती हो सकती है, हमारे हिसाब से नहीं है। मतलब हम ये 4 5 6 7 चाहे तू कुछ भी कर ले, ये गलतियां हमारे हिसाब से नहीं है, इनको हम ठीक नहीं करेंगे। तो ये क्या है बेटा? अनकरेक्टेड है। मतलब इनको भी मैनेजमेंट ने ठीक नहीं किया, तो इसको क्या बोलते हैं? अनकरेक्टेड। ये क्या किया? 3 को ठीक कर दिया, तो इनको मैं क्या बोलता हूं? करेक्टेड मिसस्टेटमेंट। भाई जो चीज ठीक करी दी फिर तो उसमें अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है ना, करेक्ट कर दी उसके हिसाब से अपना डॉक्यूमेंटेशन कर दो। अब ये जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है इसमें अभी अपने को दिक्कत है कि भैया ये भी ठीक करो, मैनेजमेंट कह रही है भाई नहीं करेंगे, अब वहीं पे बैठ थोड़ी ना जाएंगे, अपने को तो काम भी खत्म करना है। तो अपन क्या करेंगे? समरी ऑफ ऑडिट डिफरेंसेस वाला वर्क पेपर था ना, मैंने कहा ठीक है एक काम करो, मैं ये 4 5 6 7 वाली जो जनरल एंट्री है ना इनको एक पेपर पे लिखता हूं, आप इस पेपर पे साइन करो। मतलब आप मैनेजमेंट से क्या करवाओगे बेटा? इसको क्या बोलते हैं? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी आप बोल सकते हो। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो आप किसी को भी बोल सकते हो, जो भी डॉक्यूमेंट मैं मैनेजमेंट से लेता हूं उसको आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो, मतलब लिखवाकर अगर मैं लेता हूं तो साइन करवाकर। तो यहां भी समरी ऑफ ऑडिट डिफरेंसेस शॉर्ट फॉर्म में आप स्वेड बोलते हो। मैनेजमेंट के मैं क्या ले लेता हूं? साइन ले लेता हूं। मैनेजमेंट के या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के यहाँ पे क्या ले लेता हूं? सिग्नेचर करवा लेता हूं कि भैया सिग्नेचर करो कि ये गलतियां आपके साथ, आपके हिसाब से गलती नहीं है और मेरे हिसाब से ये गलती है, ताकि मैं अपनी ओपिनियन दूंगा तो बोल दूंगा कि ये 4 मैटर देख लो भैया मैनेजमेंट ने नहीं माना और ये अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट वाली स्टेटमेंट में है और आपके साइन वहां पर होना चाहिए। तो बेटा जब आप कोई गलती लेते हो तो उसे करेक्टेड मिसस्टेटमेंट और अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट भी देखो, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का ऑडिट रिपोर्ट पे इंपैक्ट देखो।
आपने अनकरेक्टेड में स्टेटमेंट देखी, टोटल 15 करोड़ की थी, 3 सही हो गई, लेकिन अब जो बची है वो 9 करोड़ की बची है, और आपने देखा 9 करोड़ आपके लिए मटेरियल है। ठीक है, आपने वर्क पेपर तो साइन कर दी, आपने ये WR तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो साइन करके दे दिया, ठीक है भैया, मैनेजमेंट के हिसाब से गलतियां नहीं है, लेकिन ऑडिटर के हिसाब से तो गलतियां हैं सर। इसका मतलब मैं इसका इंपैक्ट अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे भी लेकर जाऊंगा। मैं एडवर्स शायद ना दूं, लेकिन मैं हो सकता है आपको क्वालिफाई जरूर दूं इनकी वजह से। या तो आप इनको भी ठीक कर दो, नहीं करोगे तो WR पे तो साइन करो ही करो, और मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे भी क्या करूंगा, क्वालिफाई करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी मेटेरियलिटी से बड़ा है। मैं आपको सिर्फ अभी मेटेरियलिटी की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं बेटा, अभी निकालने सिखाऊंगा, वो तो एक अलग ही गेम है। ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए मैं इसको तसल्ली से करवाता हूं हमेशा, ताकि बच्चा इसको रियल लाइफ में मेटेरियलिटी के कंसेप्ट को अच्छे से समझ सके। सर मैंने अभी तक आपको क्या क्या समझाया, एक बार जरा रिवाइज करो मोटा मोटा। क्या समझाया? सर मेटेरियलिटी निकलती है प्लानिंग स्टेज पर, ठीक है, जिससे अपन सैंपल निकालते हैं, और अगर सैंपल निकालने के बाद अपन सैंपल को टेस्ट करते हैं। सैंपल में अगर कोई भी गलती मिलती है, और मुझे लगता है ये गलती इतनी है कि प्लानिंग में जो डिसीजन लिए थे वो गलत लिए थे, प्लानिंग में जो मेटेरियलिटी निकाली थी वो गलत निकाली थी, तो एग्जीक्यूशन स्टेज पे मैं उसे रीअसेस भी करता हूं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। मेटेरियलिटी क्या है? जिससे कोई इकोनॉमिक यूजर का डिसीजन चेंज हो जाए नेचर के बेस पे, या कोई सिग्निफिकेंट अकाउंट। मैंने आपको बताया मेटेरियलिटी को आप किस किस प्रैक्टिकल टर्म्स में मैंने आपको बताया, थ्योरी अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि मेटेरियलिटी किस किस तरह से बोल सकते हो। फिर मैंने आपको बताया मेटेरियलिटी का यूज क्या है। मेटेरियलिटी से आप सिग्निफिकेंट अकाउंट को सिलेक्ट करते हो, लेकिन सिर्फ मेटेरियलिटी नहीं, रिस्क और नेचर भी मुझे देखना होता है, क्योंकि मैं काफी ऐसे अकाउंट की टेस्टिंग करता हूं जो मेटेरियलिटी से नीचे होते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया मेटेरियलिटी निकलती कैसे है। मेटेरियलिटी सबसे पहले 3 लेवल पे निकलती है। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, फिर अपने को देखना होता है किन किन अकाउंट की चेकिंग करनी है, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी, 75 या 50 ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। तो मैंने मेटेरियलिटी निकाल दी, लेकिन इसके बेस पे तो मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ अकाउंट कौन कौन से परफॉर्म करने हैं। ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अगर मुझे कोई गलती मिलती है तो उसे इग्नोर करूँ या ना करूँ, उसे बोलते हैं AMPT। AMPT निकल गई। जो स्टेटमेंट निकलती है वो लिंक हो रहा था कंसेप्ट, इसलिए मैंने दोबारा करवाया। उसमें आपको देखना पड़ता है जो गलतियां हुई हैं, अगर वो क्लाइंट ने ठीक कर दी है तो दैट इज माई करेक्टेड मिसस्टेटमेंट, नहीं किया तो दैट इज माई अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। उसके लिए मैं एक WR लेता हूँ। आई होप आपको मेटेरियलिटी का कंसेप्ट समझ आया हो कि सर प्लानिंग स्टेज पे निकालेंगे, सैंपल में हेल्प करेगा, एग्जीक्यूशन पे निकालेंगे अगर रीअसेस करना है तो, ठीक है, और सिग्निफिकेंट अकाउंट वगैरह को डिस्कस करेंगे। कोई मिसस्टेटमेंट मिलती है तो 450 के हिसाब से उसका इंपैक्ट देखेंगे। अब देखो बेटा रियल लाइफ का वर्क पेपर मेटेरियलिटी निकलती कैसे है, 3 लेवल पे जो निकालनी है ये निकलती कैसे है वो देखो। सर सबसे पहले देखो मेटेरियलिटी आपको पता है एक नंबर है, आपको मैंने क्या बताया, मेटेरियलिटी एक नंबर है, तो डेफिनेटली नंबर को आपको निकालने के लिए कोई ना कोई बेस चाहिए। भाई मैथमेटिक्स है कि अगर अपने को कोई नंबर कैलकुलेट करना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई बेस चाहिए, जैसे कि या तो एसेट दे दो भैया, या रिवेन्यू दे दो, या प्रॉफिट दे दो, या कैपिटल दे दो, या लोन दे दो, मतलब कोई भी एक नंबर दे दो, उस पर मैं कोई परसेंटेज लगाऊंगा और मैं अपनी मेटेरियलिटी को निकाल दूंगा। ये बात तो आपको समझ आनी चाहिए, इतना तो जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए। जो वर्क पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये किसी एक बिग 4 का है, जिसको मैंने कन्वर्ट किया है आपको पढ़ाने के लिए, और मैं यहाँ पे कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज ओनली फॉर द टीचिंग पर्पस, सो दैट आप जब भी बिग 4 में जाए वहां पे अच्छे से काम करें। और ये वर्क पेपर पूरा चेंज कर दिया गया है, सिर्फ एक फॉर्मेट और एक तरीका है जिससे आप बिग 4 के बारे में सीख सके। क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को एक बड़ी धमकी आ गई थी कि भैया यू आर यूजिंग बिग 4 वर्क पेपर्स इन योर क्लासेस, दैट इज कंप्लीटली अनएथिकल, यू आर कॉन्फिडेंशियलिटी नॉर्म्स ब्रीच कर रहे हो। अरे काय घंटा कॉन्फिडेंशियलिटी नॉर्म ब्रीच कर रहा हूं मैं किसी कंपनी का 10-10 साल पुराने या 5-5 साल पुराने अपने वर्क पेपर्स को चेंज किए मैंने, और यहाँ पे कोई किसी तरह का कॉन्फिडेंशियलिटी नॉर्म में ब्रीच नहीं कर रहा हूँ। कोई करंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई किसी कंपनी से रिलेटेड नहीं है, सब नाम बदल दिए गए हैं। तो अगर आपको सीखना है तो तसल्ली से सीखेगा। तो इसका मतलब 2 चीजें चाहिए होती है मेटेरियलिटी को निकालने के लिए। सबसे पहले कोई एक बेस, जिस बेस पे मैं वो नंबर निकालूंगा, और फिर एक परसेंटेज कि भैया इस बेस पे एक परसेंटेज लगा दो, क्या निकल जाएगी, मेटेरियलिटी। अब वो बेस क्या होगा पहले प्रैक्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। वो बेस क्या होगा ये बताइए सर। सर अगर मान लीजिए अपने को मेटेरियलिटी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकालनी है, यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेटेरियलिटी निकालनी है। अब यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे ज्यादा किस चीज में इंटरेस्टेड होता है, अरे सर प्रॉफिट। तो इसका मतलब अपन 90% केसेस में जो मेटेरियलिटी निकालते हैं ना वो प्रॉफिट के केस में निकालते हैं, क्योंकि यूजर जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है वो प्रॉफिट से होता है। अगर मान लीजिए सर मैं इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं, 3 साल हुए, जबकि इंश्योरेंस कंपनी में ब्रेक इवन 8 या 10 साल में आता है, तो वहां तो प्रॉफिट है ही नहीं। कोई नई नई इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है, वहां भी प्रॉफिट है ही नहीं, वहां तो अभी ब्रेक इवन आने में 5-7 साल लगेंगे। तो उस केस में कैसे किस बेस पे निकालोगे सर? हो सकता है उस बेस में फिर हम कैपिटल के बेस पे निकालें, फिक्स एसेट्स के बेस पे निकालें, लेकिन जो भी हम बेस लेंगे ना वो स्टेबल बेस होना चाहिए। वो ऐसा नहीं बहुत ही ज्यादा वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल बेस पे आप एक पूरे साल की मेटेरियलिटी का नंबर नहीं कैलकुलेट कर सकते।
दैट शुड बी स्टेबल। अगर किसी साल मान लीजिए प्रॉफिट मेरा 20 करोड़ है, अगले साल 60 करोड़ है, उसके अगले साल 10 करोड़ है, दैट इज नॉट स्टेबल। पास्ट ट्रेंड बताऊं तो मैं प्रॉफिट नहीं लूंगा, फिर हो सकता है मैं फिक्स एसेट या कैपिटल के बेस पे या रिवेन्यू के बेस पे, रिवेन्यू का नंबर सेम है तो उसके बेस पे मैं मेटेरियलिटी निकालू। ठीक है, तो एक बेस हमें चाहिए। तो जिस कंपनी में प्रॉफिट कांस्टेंट है उसमें अपन प्रॉफिट ले सकते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है उसमें आप कैपिटल ले सकते हो। अगर मान लीजिए कोई कंपनी इक्विटी फाइनेंस्ड है तो मतलब रिस्क कम है, कोई कंपनी डेट फाइनेंस है तो रिस्क ज्यादा है। तो ये सारी चीजें भी मुझे देखनी होती है परसेंटेज और फैक्टर्स के लिए। तो अब बेटा आप देखेंगे इस वर्क पेपर को और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आप सभी बच्चों को ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे ही आप ये 7th लेक्चर देख लो ना, फटाफट से मुझे मेरे नंबर पे फीडबैक जरूर देना। नंबर ये ले लो। क्यों मैं अभी बता रहा हूं, क्योंकि बेटा एक तो ये बिना स्टूडेंट के पहली क्लास है जिसमें स्टूडेंट नहीं है। सर ये चार्ट उतारना था, मैं दे दूंगा टाइम, कोई बात नहीं। बिना स्टूडेंट के पहली क्लास है तो आपको मुझे बताना है कि आपको मजा आ रहा है क्या, क्योंकि आपने 1 to 6 क्लास में एक अलग एक्सपीरियंस लिया है, 7 क्लास का एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि अगर कुछ चेंजेस करने हुए ना दोस्त तो मैं कर दूंगा। मैं नहीं चाहता मेरे स्टूडेंट का एक्सपीरियंस किसी भी तरह से खराब हो। ये नंबर पे फोन करके, व्हाट्सअप मैसेज करके, कैसे भी करके, या एक और व्हाट्सअप मैसेज लिख लो यार, क्योंकि यहाँ के व्हाट्सअप मैसेज कभी कभी मैं नहीं देखता। ये है आपका मेन नंबर क्वेरी वाला 7887788704। इन नंबर पे आप प्लीज मुझे जरूर इस क्लास का एटलीस्ट फीडबैक दे देना ताकि मैं आगे की क्लासेस कंटिन्यू कर सकूं जैसे ही आप देख लो, क्योंकि मुझे यकीन है काफी बच्चों ने 6 लेक्चर देख लिए होंगे, 7th का वेट चल रहा होगा। अब अपन चलते हैं, कहाँ थे सर, वर्क पेपर पे थे आप, यहाँ थे। तो देखिए बेटा वर्क पेपर कैसे बनता है। सबसे पहले ऊपर जो दिया गया है वो बताया गया है। मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, कहाँ है पेन्स। ठीक है, सबसे पहले क्लाइंट का नाम, हम रिलायंस का ऑडिट करते हैं। ठीक है, हम रिलायंस का ऑडिट कर रहे हैं। 31 मार्च 2020 का ऑडिट चल रहा है। मटेरियलिटी निकाल रहे हैं किस स्टेज पे, प्लानिंग, मटेरियलिटी फॉर दी प्लानिंग पर्पस। ठीक है जी, आपका क्लाइंट का नाम, किस डेट पे बना रहे हो, किसने बनाया है उसका नाम भी आता है। ठीक है, पीरियड एंड और वर्क पेपर रेफरेंस। ये वर्क पेपर रेफरेंस क्यों आता है सर, ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर में लगाने के लिए कि एक वर्क पेपर का ये नाम है। फिर क्लाइंट का पूरा बैकग्राउंड दिया जाता है कि ये कंपनी क्या की जाती है। फिर हम बेंचमार्क सेलेक्ट करते हैं। मैंने कहा ना सबसे पहले हमें क्या सेलेक्ट करना है, बेंचमार्क सेलेक्ट करना है। तो हमें देखना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कैप्शन कौन कौन से हैं सर, रिवेन्यू, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बोरोविंग्स, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, ये सारे मेरे कैप्शंस हैं। अब मेरे को किस बेस पे मैं कौन सा कैप्शन सेलेक्ट करूं, देखिए। तो मैं सबसे पहले एक आइटम को डिस्कस करता हूं, आइटम ऑन विच द अटेंशन ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेंड टू बी फोकस, क्योंकि अपने को यूजर के हिसाब से निकालनी है। तो प्राइमरी यूजर कौन से होते हैं भैया, अपने फाइनेंशियल के शेयर होल्डर्स। तो द फोकस ऑफ द शेयर होल्डर इज ऑन द प्रॉफिट बिफोर टैक्स सिंस द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इज ऑन द रेवेन्यू एंड कोरस्पॉन्डिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट। मतलब सबसे ज्यादा भैया शेयर होल्डर का जो फोकस होता है वो होता है प्रॉफिट पे। फिर आप देखते हो नेचर ऑफ एंटिटी। आपने देख लिया भाई सबसे पहले तो क्या, आपने देख लिया सबसे पहले कि भैया यूजर कहाँ, यूजर का दिमाग कहाँ पे है। फिर आपने देखा कि भैया नेचर ऑफ द एंटिटी कैसी है, उसके कस्टमर्स कौन है, उसके वेंडर कौन है, कंपनी में रिस्क कितना है, कंपनी ने पैसा कहां से ला रखा है। ये सारे फैक्टर आप डिस्कस करते हो। ठीक है, कंपनी की परफॉर्मेंस देखते हो कि इस कंपनी का साल साल प्रॉफिट क्या था, रेवेन्यू कितना था, पीबीटी कितना था, अगर पीबीटी के अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं उसके रीजन क्या है। ठीक है, ये सारे आप सेलेक्ट करते हो। फिर आप क्या करते हो, इस पे परसेंटेज अप्लाई करते हो कि भैया ये भी मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, अभी एक्सेल शीट का प्रॉपर वर्क पेपर भी दिखाऊंगा। फिर आप देखते हो कि यार अब देखो मटेरियलिटी निकालनी है, तो मान लो मैंने रिवेन्यू ले लिया या मैंने पीबीटी ले लिया। अब इस पीबीटी या रिवेन्यू पे कितना परसेंटेज लगाऊं, परसेंटेज कम लगाऊं या ज्यादा लगाऊं, बड़ा मैटर करता है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर प्रॉफिट 10 करोड़ का है और अगर मैं उस पर 5% पीबीटी निकालता हूं, 5%, तो मान लीजिए मेरी 50 लाख आ जाएगी। अगर मैं 10% मटेरियलिटी निकालता हूं तो 1 करोड़ आ जाएगी। तो इसका मतलब परसेंटेज का बड़ा रोल है। कम परसेंटेज मतलब ज्यादा चेकिंग, बड़ा परसेंटेज मतलब कम चेकिंग। तो अपने को रिस्क देखना पड़ेगा। अगर रिस्क कम है तो बड़ा परसेंटेज लगा ले, रिस्क ज्यादा है तो कम परसेंटेज। फिर मैं देखता हूं रिस्क कितना है परसेंटेज के लिए। ओनरशिप देखो, इक्विटी बेस्ड कंपनी है, डेट बेस है। इक्विटी बेस है तो रिस्क कम है। डेट अरेंजमेंट वगैरह देखोगे, बिजनेस का एनवायरनमेंट देखो, कस्टमर कितने हैं, वेंडर कितने हैं, ये सारी चीजों के बेस पे आपको रिस्क, इसमें आपका जजमेंट लगेगा। मैं सिर्फ आपको बोल के बता रहा हूं, आपको जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगा, उस एनवायरनमेंट को देखना पड़ेगा। आपको एनवायरनमेंट देखा, सेंसिटिविटी एनालिसिस की, और इन सारे फैक्टर को फिर एक जगह पे रख के देखा। भाई जैसे मेरी कंपनी के केस में ओनरशिप इक्विटी बेस्ड थी तो मैंने कहा ज्यादा परसेंटेज रखेंगे। डेट अरेंजमेंट कम था, मैंने कहा ज्यादा परसेंटेज रखेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट पॉजिटिव था, कोई भी रिस्क नजर नहीं आ रहा था, ज्यादा परसेंटेज रखेंगे। कंट्रोल्स अच्छे थे,
सारी चेकिंग करने के बाद ज्यादा परसेंटेज रखेंगे। सेंसिटिविटी एनालिसिस में भी कोई रिस्क नहीं निकल के आ रहा, ज्यादा परसेंटेज रखेंगे। तो जनरली ये 9% 8% जब आप केपीएमजी या ईवाई ज्वाइन करोगे ना, वहां पे आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा कि ऑडिट की जो मेथोडोलॉजीज होती है केपीएमजी की, जैसे कैम गैम, तो उनके अंदर पूरा जजमेंट दिया गया है कि किस तरह से हम 5 to 10% के बीच में लेकर चलते हैं। लेकिन ये परसेंटेज भी है ना अकाउंट के हिसाब से चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं पीबीटी ले रहा हूं, पीबीटी मेरा 10 करोड़ है, रिवेन्यू 100 करोड़ है, पीबीटी प्रॉफिट मेरा उसमें से 10 करोड़ है पीबीटी। तो पीबीटी में मैंने 10% अप्लाई किया कि भैया मेरी 10% मेटेरियलिटी है, मान लो 1 करोड़ रुपए। लेकिन ये 10% आप रिवेन्यू पे नहीं अप्लाई करते। अगर आपका कैप्शन रिवेन्यू होता तो सोचो 100 करोड़ का रिवेन्यू, अगर मैं उस पर 10% अप्लाई कर दूंगा तो 10 करोड़ के 10 करोड़ मेटेरियलिटी। नहीं यार, बेस अलग करने से क्या मेटेरियलिटी का इतना बड़ा नंबर चेंज होना चाहिए? नहीं, पीबीटी के बेस पे मेटेरियलिटी कितनी है? 1 करोड़, क्योंकि 10%। अगर मैं रिवेन्यू के बेस पे मेटेरियलिटी निकालता तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता परसेंटेज मेरा 1% के आसपास होता, 1 या 1.5%। तो भैया आपको यह भी देखना होता है कि किस अकाउंट के बेस पे आप मेटेरियलिटी निकालते हो, अकाउंट के बेस पे आपका परसेंटेज चेंज हो जाता है। अगर मेरा अकाउंट पीबीटी जैसा है तो हो सकता है मैं 8-10% लूं, अगर मेरा अकाउंट रेवेन्यू जैसा है तो हो सकता है मैं 1 या 2% लूं। तो रेवेन्यू की उसका नंबर बहुत बड़ा होगा ना यार। तो ये आपको सारे रिस्क फैक्टर करने के बाद परसेंटेज निकालना होता है और एक बेंचमार्क सेलेक्ट करना होता है। सर ये तो थ्योरेटिकल बातें थी, प्रैक्टिकल आ जाओ बेटा, ये लो प्रैक्टिकल वर्क पेपर। सबसे पहले देखिए, मैंने बताया ना, मेरी बात याद करो, मेरी बात याद करो। कौन सी? कि प्लानिंग स्टेज पे मेटेरियलिटी ऐसे निकालना कि एग्जीक्यूशन स्टेज पे बदलनी ना पड़े। और आपको पता है हम क्लाइंट कब स्टार्ट कर देते हैं? जनरली हम क्लाइंट का ऑडिट स्टार्ट कर देते हैं मार्च में अपना काम स्टार्ट, वॉक थ्रू, टीओसी ये सब करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि अप्रैल के अंदर ऑडिट निपट जाए। लेकिन फेब तक तो यार फाइनेंशियल फाइनल ही नहीं होते। तो हम क्या करते हैं? प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्शन करते हैं कि 31 मार्च के फाइनेंशियल कैसे होंगे। जैसे मैंने क्या किया था अपने क्लाइंट पे, देखो मैंने मेटेरियलिटी निकालने के लिए सिर्फ फाइनेंशियल का प्रोजेक्शन किया कि सेल्स इतनी है पिछले साल की और करंट ईयर की इतनी है। लेकिन ये डेटा जो था ये 28 फरवरी तक ही था। तो ये सारा डेटा क्लाइंट के जो फाइनेंशियल है वो 28 फरवरी तक है। मैंने क्या किया, इनको प्रोजेक्ट करके 31 मार्च 2020 के ट्रेंडिंग के हिसाब से 2020 के फाइनेंशियल्स बना दिए कि फाइनेंशियल्स क्या रहेंगे। सिर्फ फाइनेंशियल्स बनाए। अगर आप टैब का भी नाम देखोगे, अगर एक्सेल शीट का जो टैब का नाम आ रहा है वो फाइनेंशियल सिनॉप्सिस आ रहे हैं। फिर दूसरी टैब पे मैंने क्या निकाला? मेटेरियलिटी निकाला। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अपने को मेटेरियलिटी तो 31 मार्च के नंबर पे निकालनी है ना। अभी 31 मार्च का नंबर नहीं है तो क्या ऑडिटर अपने घर चला जाएगा? नहीं, अपन क्या करते हैं, नंबर को एस्टिमेट करके मेटेरियलिटी निकालते हैं। मैंने आपको क्या बोला बेटा? मेटेरियलिटी 2 तरीके से निकाली जा सकती है। एक आप रिवेन्यू के बेस पे भी निकाल सकते हो, दूसरा आप पीबीटी के बेस पे भी निकाल सकते हो। जनरली पीबीटी के बेस पे निकलती है, तो मैं सबसे पहले पीबीटी बेस पे समझा रहा हूं। क्लाइंट का प्रॉफिट था 5 करोड़ 89 लाख रुपीज, इतना ही है ना, 5 करोड़ 89। लेकिन मैंने क्या किया, बेंचमार्क क्या सेलेक्ट किया? 5 करोड़ 50। समझ रहे हो? राउंडिंग में 590 नहीं किया मैंने। आप जैसा बच्चा अगर मैं पूछता भाई इसको क्या लू राउंड ऑफ में, तो आप कहते सर 590 ले लो। मैंने कहा नहीं यार, इसको गिरा दो 40 लाख से। क्लाइंट का प्रॉफिट गिरा दिया सर 40 लाख से। हाँ, क्यों? क्योंकि सोचो, जब एग्जीक्यूशन स्टेज पे आपको यह बोला जाता कि आपकी 5 करोड़ की मेटेरियलिटी नहीं, वो 2.5 करोड़ की होनी चाहिए थी, तो आपकी सारी चेकिंग गलत हो जाती। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट कम ले रहे हो और आपने कम मेटेरियलिटी निकाल रखी है, लेट्स से आपने मेटेरियलिटी निकाल रखी है 3 करोड़ रुपए प्लानिंग स्टेज पे, और अब आपने एग्जीक्यूशन पे चेकिंग वेकिंग की, उसके सारे इंपैक्ट लेने के बाद एक्चुअल प्रॉफिट के बेस पे मेटेरियलिटी निकाली, वो आनी चाहिए थी 3 करोड़, क्योंकि पहले आपने जजमेंट बेस पे प्रॉफिट कम करके मेटेरियलिटी निकाल ली, ताकि अगर आप कोई प्रोविजन डलवाओ, ताकि आप क्लाइंट का प्रॉफिट रिवर्स करवाओ, तो उससे आपकी मेटेरियलिटी नहीं ले। क्योंकि ये ध्यान रखना, क्लाइंट जितनी नई एंट्रीज मारता जाएगा, क्लाइंट का प्रॉफिट मूव करता जाएगा, और अगर आपने प्लानिंग स्टेज पे पीबीटी के बेस पे मेटेरियलिटी निकाल रखी है, तो फिर वो आपकी रीएसेस हो सकती है एग्जीक्यूशन स्टेज पे। इसीलिए मैंने कहा भैया 40 लाख कम करके चलो। अगर एग्जीक्यूशन स्टेज पे हम 40 लाख तक की कोई एंट्री भी डलवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें हमारी पूरी चेकिंग चेंज नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम कम करके चल रहे हैं, इसका मतलब हम ऑलरेडी ज्यादा चेकिंग कर रहे हैं। अगर मैं मेटेरियलिटी कम करके चल रहा हूं, नंबर कम करके चल रहा हूं, इसका मतलब मैं ज्यादा चेकिंग कर रहा हूं, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो 55 लाख मैंने 5 करोड़ 50 लाख मैंने क्या लिया? बेंचमार्क लिया। मैंने मेटेरियलिटी क्या निकाली? एमपीपी। यहाँ पे मेटेरियलिटी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे निकाल रहा हूं, वो मैंने 9% ली, क्योंकि रिस्क कम है। तो ये आ गई मेरी 44 लाख। पीएम मैंने क्या लिया? 44 लाख का 75% लिया, रिस्क कम है। और मैंने क्या किया?
एएमपीटी क्या किया, 44 लाख का 5% लिया, 2,20,000। एएमपीटी क्या है यहाँ पे, जो अकाउंट की चेकिंग के दौरान आप इग्नोर कर सकते हो। तो ये तो मैंने बताया 9% जब मैं प्रॉफिट बेस ले रहा हूं। यदि यही बेस मैं रिवेन्यू के बेस पे निकालता, क्लाइंट का रिवेन्यू है 49 करोड़, ठीक है, रिवेन्यू कितना है 49 करोड़, तो मैंने मेटेरियलिटी कितनी ली है बेटा, 1.5%। कितनी ली है, 1.5%। परसेंटेज कम हो गया, यहां कितना था 9% था, यहां कितना है 1.5, क्योंकि मेरा बेस चेंज हो गया। तो ये मैंने आपको वर्क पेपर दिखाया और इसके नीचे भी काफी डॉक्यूमेंटेशन, आई थिंक अभी आप नहीं समझ पाओगे, प्रॉफिट वगैरह की एनालिसिस भी होती है, ठीक है, बेंचमार्क कैसे सेलेक्ट किया वो सब भी वर्किंग होती है। एक बेसिक वर्क पेपर बनाया मैंने कि मेटेरियलिटी को इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। अभी आपका क्वेश्चन इस पे हो सकता है, सर ये परसेंटेज कैसे सेलेक्ट करते हैं, इसके लिए मैं बोलता हूँ पार्क कर लो, जब रियल लाइफ में आर्टिकलशिप करोगे तो इस पर बहुत बड़ी जजमेंट है। बेसिकली मेटेरियलिटी के ऊपर ही आपका 10 घंटे का लेक्चर लिया जा सकता है, लेकिन अपने को तो एग्जाम भी ध्यान में रखना है ना, प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ साथ। तो इस तरह से ये मेटेरियलिटी निकाली जाती है, ठीक है।